बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे समरफेल्ड्स क्वांटम थ्योरी एंड इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन अ वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल। इस लेक्चर को स्टडी करने का रीज़न ये है स्टूडेंट्स, हम जानते हैं प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था ड्रूड लॉरेंट्ज मॉडल, जिसको फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल भी कहते हैं। उसमें कुछ ड्रॉबैक्स एग्जिस्ट करते थे, उन ड्रॉबैक्स को ओवरकम किया समरफेल्ड ने। इसको समरफील्ड्स भी कुछ लोग स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, और कहीं कहीं पर जो आई है वो साइलेंट होने की वजह से समरफेल्ड्स भी कहते हैं। समरफेल्ड्स ने जो है क्वांटम थ्योरी को यूज़ करते हुए और इसके ऊपर जो है वो फर्मी डायरेक्ट स्टैटिक्स को अप्लाई करते हुए उन ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने की कोशिश की, और उसने कॉन्सेप्ट यूज़ किया अगेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का, जो कि फ्रीली मूव करते हैं किसी भी वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल के अंदर। तो आज हमारा फोकस जो है वो समरफेल्ड्स की थ्योरी के ऊपर होगा। उसने कौन से जो पास्टुलेट थे या कौन सी जो है टर्मिनोलॉजीज यूज़ की उनको स्टडी करेंगे, और उसके बाद हम जो है प्रॉब्लम्स, मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स, आप इसको क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर भी स्टडी करते हैं, तो वो आज हम उस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे जो कि इलेक्ट्रॉन्स हमने ट्रैप किए होते हैं किसी पोटेंशियल वेल के अंदर, उसके मैथमेटिकल ट्रीटमेंट को स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर हम समरफेल्ड की थ्योरी की बात करते हैं तो 1928 में समरफेल्ड ने उस थ्योरी को, जो कि ड्रूड लॉरेंट्ज थ्योरी थी, उसको मॉडिफाई किया। मॉडिफाई किस तरह से किया? उसने क्वांटम मैकेनिक्स की इन्वॉल्वमेंट शो की और साथ में उसने फर्मी डायरेक्ट स्टैटिक्स को अप्लाई किया। दो टर्म्स यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स और फर्मी डायरेक्ट स्टैटिक्स को अप्लाई करते हुए जो थ्योरी क्रिएट की गई समरफेल्ड की तरफ से, उसको हम कहते हैं समरफेल्ड क्वांटम थ्योरी। और इसको उसने क्यों यूज़ किया? उसने मॉडिफाई किया ड्रूड लॉरेंट्ज थ्योरी को, जिसके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स एग्जिस्ट करते थे। लेकिन समरफेल्ड ने जिस बात से एग्री किया ड्रूड लॉरेंट्ज फील्ड थ्योरी से, उसमें जो उसने कॉन्सेप्ट था, यानी इलेक्ट्रॉन्स ट्रैप होते हैं या उनको सेव किया जाता है, रखा जाता है या मूव करवाया जाता है किसी बॉक्स के अंदर, उसने इस कॉन्सेप्ट को एज इट इज़ यूज़ किया। यानी उसने एक यूनिफॉर्म पोटेंशियल का वेल लिया, जिसके अंदर यूनिफॉर्म पोटेंशियल का मतलब कि उस वेल के अंदर हर कोने में, हर कॉर्नर पर, हर मिड में, दरमियान में, बॉटम में, ऊपर सरफेस पर, हर जगह पर पोटेंशियल को यूनिफॉर्म रखा, सेम रखा। एक इस तरह का वेल यूज़ करते हुए उसने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को ट्रैप किया, इंसर्ट किया, मूव करवाया इलेक्ट्रॉन्स को, और उसके बाद उसने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्वांटम मैकेनिक्स के लॉज को होल्ड करते हैं, ना कि क्लासिकल मैकेनिक्स को। क्योंकि ड्रूड लॉरेंट्ज मॉडल कहता था कि क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू को या क्लासिकल लॉज को होल्ड करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन जो यहाँ पे चेंज उसने किया समरफेल्ड ने, उसने कहा नहीं, वो क्वांटम मैकेनिक्स को होल्ड करते हैं या क्वांटम मैकेनिकली मूव करते हैं। किस तरह से क्वांटम मैकेनिक्स को होल्ड करते हैं या किस तरह से क्वांटम मैकेनिकली इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल के अंदर मूव करते हैं, उसको उसने पास्टुलेट के अंदर, समरफेल्ड ने पास्टुलेट के अंदर या पॉइंट्स के अंदर डिस्क्राइब किया। समरफेल्ड ने जो है इलेक्ट्रॉन्स यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटम मैकेनिकल नेचर को और फर्मी डायरेक्ट स्टैटिक्स को इस तरह से डिफाइन किया कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो जो उनकी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स है उस पोटेंशियल वेल के अंदर या पोटेंशियल बॉक्स के अंदर, वो एक इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी, और वो उस तरह की यानी कि सेम आपके पास जो स्टेट्स वो होल्ड करेंगे वो उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स या पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स होंगी। उसके बाद उसने कहा कि जो आपके पास कंडक्शन इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हों जो कि ज़्यादा कंडक्ट करते हैं, वो टोटली रिस्ट्रिक्ट होंगे उस पोटेंशियल बॉक्स के अंदर ही मूव करने पर, यानी चाहे वो बॉक्स है या क्रिस्टल है, वो उससे बाहर मूव नहीं कर सकते। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि जो बाहर के मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका पोटेंशियल ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू इनर इलेक्ट्रॉन्स। तो इनर इलेक्ट्रॉन्स का पोटेंशियल कम होने की वजह से वो उस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस ही नहीं कर सकते। जैसे कि आपको पॉइंट नंबर 4 में नजर आ रहा है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन इनसाइड अ मेटल इज लेस देन द पोटेंशियल बैरियर एनर्जी ऑफ एन आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉन जस्ट आउटसाइड इट। कि सेम ही इलेक्ट्रॉन है, आइडेंटिकल है, सेम शक्ल और सूरत वाला, सेम चार्ज वाला, सेम जो है प्रॉपर्टीज रखने वाला इलेक्ट्रॉन, वो पोटेंशियल वेल के बाहर है, लेकिन उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू उस इलेक्ट्रॉन के जो कि स्टेशनरी है या इनसाइड पड़ा हुआ है पोटेंशियल बॉक्स के अंदर। तो इस डिफरेंस की वजह से जो कि पोटेंशियल के अंदर है, यानी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल की जब मैं बात करूंगी तो वो पोटेंशियल एनर्जी होगी, और उसको हम वी नॉट से या सिंपल वी से डिस्क्राइब करेंगे या राइट करेंगे। तो उस चेंज यानी डिफरेंस की वजह से जो कि एनर्जी के अंदर है वो पोटेंशियल बैरियर के तौर पर होगा, और वो
उन इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप करवाने में हेल्प करेगा जो कि इनर सरफेस के अंदर या इनर मेटल के अंदर मूव कर रहे होंगे। तो इसको डिस्कस करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचता है समरफेल्ड के, जो आपके पास जब आप इलेक्ट्रॉन को किसी मेटल के अंदर इस तरह से ट्रैप करते हैं तो सिमिलरली बिहेव करते हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स किसी गैस मॉडल के अंदर या गैस के कंटेनर के अंदर बिहेव करते हैं। तो इस तरह से उसने इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा उसके साथ भी रिलेट किया। और एक और बात यहाँ पे जो याद रखनी है कि जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी वो जस्ट वन डायमेंशनल होगी, चाहे वो आप लॉन्ग एक्स एक्सिस ले लें, चाहे वो आप लॉन्ग वाई एक्सिस ले लें, चाहे वो आप लॉन्ग जी एक्सिस ले लें। यानी जो है ये वन डायमेंशनल बॉक्स होगा और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज रिमेन्स अलोंग 1D या वन डायमेंशनल। उसके बाद स्टूडेंट्स जब हम मैथमेटिकली बात करते हैं तो हम कंसीडर करेंगे एक इलेक्ट्रॉन को जिसको लिमिट किया गया है कि उसने उस वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स के अंदर ही रहना है। जैसे कि आपको डायग्राम के अंदर नज़र आ रहा है, मैंने एक पोटेंशियल वेल जो है वो क्रिएट किया है इस तरह से, और इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन आपको जो कि साइज़ में काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है, वैसे इतना बड़ा होता नहीं है और ना ही हम उसको नेक्ड आई से देख सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए कोई बात नहीं, इतना भी चलेगा। तो ये मैंने इलेक्ट्रॉन को शो किया है जो कि यहाँ पे इनसाइड पड़ा हुआ है। इसको चाहे तो आप मिड ऑफ द बॉक्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे तो बॉटम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इनसाइड ही मूव करेगा। इसका जो पोटेंशियल है वो V0 है इस बॉक्स का, और जो है लेंथ है वो L से रिप्रेजेंट की गई है। उसके बाद जो है पोटेंशियल, ऑल्सो अज्यूम दैट द पोटेंशियल एनर्जी एवरीवेयर विद इन दिस क्रिस्टल इज कांस्टेंट एंड इक्वल्स टू 0, क्योंकि हर जगह पे पोटेंशियल इनसाइड जो है वो सेम है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो वो हम कह सकते हैं कि इक्वल टू 0 होगा। However, at the two ends of the crystal, the electron is prevented from leaving the crystal by very high potential energy barrier। जो इसका बाउंड्री वॉल्स हैं इनका पोटेंशियल इतना हाई रखा गया है, वो जस्ट इसलिए हाई रखा गया है कि ये जो है इलेक्ट्रॉन वो मूव करता हुआ ऐसा ना हो कि वो यहाँ से बाहर निकलने या एस्केप करने की कोशिश करे। तो इसलिए इन वॉल का जो पोटेंशियल है वो इन्फिनिट पर रखा गया है ताकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से एस्केप आउट ना कर सके। उसके बाद आपको इसकी मैं एक और डायग्राम रिप्रेजेंट करती हूँ। यहाँ पे ये देखें, इस डायग्राम के अंदर भी आपको ये क्रिस्टल फॉर्म है जो कि आपको क्रिस्टल के अंदर एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। इस क्रिस्टल के अंदर ये जो है आपको एक इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहा है। तो अगर हम क्रिस्टल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस तरह से आपके पास जो है वो क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रॉन को ट्रैप किया जाता है। सिमिलरली अगर मैं इसको मैथमेटिकली अब आपके साथ डिस्कस करूं, यानी इससे हमें क्या पता चलता है, तो ये आपके पास वो बॉक्स है या वो कंटेनर है जिसके इनसाइड जो है वो इलेक्ट्रॉन को एस्केप किया गया है। इसका जो अगर ये पॉइंट है और ये इसका एंडिंग पॉइंट है, यानी इसकी बिटवीन जो लेंथ है वो L है, ये इसका इनिशियल पॉइंट है यानी 0, और ये इसका फाइनल पॉइंट है L। तो इन दोनों पॉइंट्स को हिट करने के बाद भी जो पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रॉन का 0 ही होगा। अगर हम इसकी मूवमेंट की बात करते हैं तो हम, चूंकि आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि मैंने अलोंग एक्स एक्सिस इसको रिप्रेजेंट किया है, तो इसलिए हम जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है वो इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल आप अज्यूम कर लें कि ये मैंने इलेक्ट्रॉन बनाया है और इसकी मूवमेंट जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस ही रहेगी। वन डायमेंशनल है, वन डायमेंशनल में ही इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, किसी और डायमेंशन में नहीं जा सकता। तो इन वॉल्स को हिट करने पर भी इसका जो पोटेंशियल है वो 0 हो जाएगा और इन साइड भी इसका पोटेंशियल जो है वो 0 ही होगा। तो अगर हम यहाँ से इसकी बाउंड्री जो है कंडीशंस को गैस करने की कोशिश करते हैं तो आपके पास जो यहाँ पे Vx है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पोटेंशियल को। Vx क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस होने की वजह से इसलिए मैंने उसको Vx लिखा है, पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। पोटेंशियल आपके पास 0 होगा कब? जब 0 लेस देन एक्स लेस देन L होगा, यानी कि आपके पास जो 0 या लेस देन एक्स यानी इसके दरमियान में जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो पोटेंशियल इक्वल टू 0 होगा। आपके पास पोटेंशियल इक्वल टू V0 होगा कब? जब 0 ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन L होगा, यानी कि जब ये वैल्यूज़ ग्रेटर हो जाएंगी, यानी वो आपके पास जो पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन वो हिट कर जाएगा वॉल्स को, तो आपके पास पोटेंशियल V0 हो जाएगा। तो V0 होने की सूरत में भी आप देख सकते हैं कि आपके पास वो इन्फिनिट हो जाएगा और इन्फिनिट भी आपके पास इक्वल टू 0 ही होता है। इसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि आपके पास जो है इस तरह के प्रॉब्लम जिनमें पार्टिकल्स को ट्रैप किया जाता है या क्वांटम मैकेनिक्स इन्वॉल्व होती है,
उनको हम सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन आपको इक्वेशन नंबर 1 में नजर आ रही है, वेयर एच इज द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर और दिस फंक्शन विच इज साई फंक्शन रिप्रेजेंट्स द वेव फंक्शन विच इज अटैच्ड टू द पार्टिकल और अटैच्ड टू द इलेक्ट्रॉन विच इज ट्रैप्ड इनसाइड अ पोटेंशियल वेल। Similarly, E is the energy of the particle and psi is again the wave function which is attached to the particle inside the potential well. अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जनरल फॉर्म में ले आते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की वैल्यू पुट कर देंगे जो इक्वेशन नंबर 2 में आपको नज़र आ रही है। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आपको वैल्यू नज़र आ रही है p²/2m प्लस v, ये आपके पास जो है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की वैल्यू है। यहाँ पे जो p है वो अगेन एक ऑपरेटर है और वो आपके पास मोमेंटम ऑपरेटर है। तो इसको भी सिंप्लीफाई करने के लिए हमें इसकी फर्दर वैल्यू पुट करनी होगी, जो कि हम जानते हैं h//i d/dx की फॉर्म में होती है, जो कि मैं यहाँ पे साइड पे इसको हाईलाइट कर रही हूँ। h//i d/dx की फॉर्म में फॉर 1d। अब इसकी 1d का मतलब कि ये वैसे d/dx को हम नेबुला ऑपरेटर से राइट करते हैं, जो कि जब हमारे पास 3 डिमेंशन हो। अब यहाँ पे चूंकि हमारे पास 1 डिमेंशन है, 1d है, तो इसलिए मैंने इधर d/dx के लिए राइट कर लिया। अब दोनों साइड पर इसको स्क्वायर कर लें, क्योंकि जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 में फार्मूला है उसमें p² है, तो इसलिए p² के साथ हम इसको कंबाइन करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए मैंने दोनों साइड पर जब स्क्वायर किया तो इधर h² आ जाएगा, d² आ जाएगा, d/dx² आ जाएगा, एयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अगेन एज वी नो दैट एयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, तो जब आप इसको रिप्लेस कर देंगे माइनस के साथ, -1 के साथ, तो फिर आपके पास ये -h²/2m रह जाएगा, जो कि आपको इधर इस फॉर्म में नज़र आ रहा है, जो कि h हैमिल्टोनियन की वैल्यू आपको नज़र आ रही है और साथ में उसकी जो है फर्दर -h²/2m d²/dx² में नज़र आ रहा है। अब कुछ स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ये जो v था ये किधर गया, तो ये स्टूडेंट्स v जो है ये आपके पास इक्वल टू 0 होता है, होता है नहीं होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने पहले ही डिफाइन कर दिया है, यानी समरफेल्ड ने पहले ही जब इस प्रॉब्लम को स्टडी किया तो उसने डिफाइन कर दिया कि पार्टिकल को एक ऐसे बॉक्स के अंदर, एक ऐसे क्रिस्टल के अंदर ट्रैप किया गया है, बंद किया गया है, जिसका जो पोटेंशियल है इनसाइड वो यूनिफॉर्म रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो पोटेंशियल का मतलब पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो इस तरह से v की वैल्यू यहाँ पे इक्वल टू 0 होगी। तो जब v की वैल्यू आपके पास इक्वल टू 0 है तो इसलिए मैंने v के फंक्शन को बिल्कुल यहाँ से वॉनिश कर दिया, बाकी जो फर्स्ट फैक्टर है वो रह जाएगा। अब इस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे यहाँ पे h की जगह पे। जब हम वैल्यू को पुट करते हैं, आप देखें मैंने यहाँ पे -h²/2m d²/dx² यानी हैमिल्टोनियन की जगह पे और साई फंक्शन एज इट इज़ इक्वल टू e और साई एज इट इज़ रखा। उसके बाद इसको मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया, d² और साई और dx² को इस तरह से कंबाइन कर लिया, और ये वाला फैक्टर मैंने राइट हैंड साइड पर मूव कर लिया। ये इधर डिवाइड हो रहा था तो उधर जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो उधर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा। अगेन स्टूडेंट्स आप देखें ये माइनस का फैक्टर है, जब मैं इसको फिर अगेन लेफ्ट हैंड साइड पर मूव करूंगी तो ये इधर आकर फिर से प्लस हो जाएगा, इस तरह से जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब यहाँ से साई और साई दोनों में मौजूद है, इसको हम कॉमन ले सकते हैं, तो बाकी जो आपके पास रह जाएगा वो d² प्लस k² इंटू साई विच इज़ इक्वल टू 0, और इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दें इसलिए हम एक नेम रख रहे हैं क्योंकि हमें इन इक्वेशंस की आगे ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैं इनको नंबरिंग कर रही हूँ। इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दिया। इसके अलावा जो है यहाँ पे ये k आपके पास कहाँ से आया, ये मैंने इस 2m/h² को k का यानी कांस्टेंट से मैंने इसको रिप्लेस कर दिया है, इस पूरी वैल्यू को। अगर यहाँ पे हम सिंपल k निकाल लें इसका, तो ये हम जानते हैं कि फिर दूसरी साइड पर जाकर ये अंडर रूट हो जाएगा, तो इधर अंडर रूट 2me आ जाएगा, और यहाँ पे h² था तो एक स्क्वायर जो है वो अंडर रूट के साथ कैंसिल आउट होने के बाद सिंपल h² रह जाएगा। अगेन इस k को हम एक और k फाइंड आउट करेंगे और उसके साथ फिर हम इसको कंपेयर कर लेंगे नेक्स्ट टर्म्स में। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 को मैंने
यहाँ पे दोबारा से हाईलाइट कर दिया, और इसको हाईलाइट इसलिए कर दिया क्योंकि ये अब हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 3 है, इसको आपने वेव्स एंड ऑसिलेशंस में पढ़ा होगा कि, या आपने इसको सिंपल मैथ में पढ़ा होगा कि इस तरह की इक्वेशंस का जो सोल्यूशन है इक्वेशन नंबर 4 होती है। यानी इक्वेशन नंबर 3 जो आपको नज़र आ रही है, इनका जो डायरेक्ट सोल्यूशन होता है वो इक्वेशन नंबर 4 होती है। यानी कि वेव फंक्शन विच इज़ इक्वल टू C1 इज़ अ कॉन्स्टेंट, और इसको इस पूरे फैक्टर को हम एक्सपोनेंट की फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिख सकते हैं, योटा के एक्स प्लस C2 इज़ अ कॉन्स्टेंट e पर रेज टू माइनस दैट फंक्शन योटा के एक्स, तो इसको इक्वेशन नंबर 4 कह दिया है। अब इसको फर्दर डिफाइन करने के लिए हमें जो कॉन्स्टेंट्स है हमारे पास C1 और C2, हमें उधर लिमिट्स अप्लाई करना होंगी। यानी इस वेव फंक्शन के अंदर इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज निकालने के लिए इक्वेशन 4 में हमें बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करना होंगी। तो बाउंड्री कंडीशंस जो हमने स्टार्ट पर ही मेंशन कर दी थी, अगेन मैं यहाँ पे बता रही हूँ, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू L हम अप्लाई करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास जो अप्लाई कर देंगे बाउंड्री कंडीशंस, x इज इक्वल टू 0 टू, जब 0 तब होगा जब हम 0 पुट करेंगे x को, तो वो हमारे पास वेव फंक्शन भी इक्वल टू 0 होगा, और जब l पुट करेंगे तो भी हमारे पास वो इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि l मतलब होगा कि उसने अप्रोच कर लिया वॉल को, हिट कर लिया वॉल को, और वॉल को हिट करने पर वैल्यू हमारे पास इन्फिनिट, और इन्फिनिट अगेन रिप्लेस्ड बाय 0। तो जब इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 4 में इन बाउंड्री कंडीशन को 1 बाय 1, तो पहले जब मैं इसके अंदर पुट करूंगी तो ये यहाँ पे 0 पुट करने से इधर आपके पास वैल्यू 0 आ जाएगी, तो ये वो वाला 0 है। पहले मैं फर्स्ट कंडीशन को पुट कर रही हूँ, याद रहे पहले मैं जस्ट फर्स्ट कंडीशन को पुट कर रही हूँ, किस में, इक्वेशन नंबर 4 में। फर्स्ट कंडीशन आपके पास ये है, यानी x की वैल्यू 0 पुट करने पे फंक्शन भी इक्वल टू 0 होगा। तो फंक्शन की वैल्यू जब आप यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगी 0 वैल्यू, जो आपको इधर राइट हैंड साइड पर नज़र आ रही है। सिमिलरली जब यहाँ पे आप x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, e पर रेज टू 0 इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आपके पास C1 आ जाएगा जो आपको इधर नज़र आ रहा है। सिमिलरली जब प्लस आप दूसरी साइड पर पुट करेंगे तो यहाँ पे भी x की वैल्यू 0, और सारी वैल्यू 0 होने के बाद e की वैल्यू आपके पास -0, और वो भी आपके पास 1 ही होता है, तो यहाँ से आपके पास C2 की वैल्यू आ जाएगी जो कि आपको इधर नज़र आ रही है। अब यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज़ अराइज होती हैं स्टूडेंट्स, एक तो ये कि या तो C1 जो है वो इक्वल टू है -C2 के, या फिर C2 इक्वल टू है -C1 के। आप इन दोनों में से कोई सी भी अकॉर्डिंग टू योर ओन चॉइस आप कोई सी भी जो वैल्यू है उसको अगेन पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 4 में। जब आप इनमें से कोई सी भी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 में पुट करते हैं तो आप देखेंगे आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आपको इधर इक्वेशन में नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैंने C1 e पर रेज टू अयोटा के एक्स माइनस e पर रेज टू माइनस अयोटा के एक्स जो है यहाँ पे डिस्प्ले किए। यह मैंने किस तरह से किया स्टूडेंट्स, मैंने सिंपली जो है दोनों में C1 पुट कर दिया था। यानी मैंने क्या किया, C1 जो फर्स्ट टर्म है उसको एज इट इज़ रखा, और अगली टर्म में मैंने उसको पुट किया माइनस टाइम ऑफ C2 की जगह पे। यानी मैंने ये सेकंड वाली जो प्रॉपर्टी है C2 इक्वल टू -C1, इसको मैंने यूज़ करते हुए ये जो है टर्म मैंने यहाँ पे राइट की है जो आपको नज़र आ रही है। यहाँ पे फिर माइनस आ जाएगा। उसके बाद अगले स्टेप में आप देख सकते हैं यहाँ से क्या होगा, ये 2 अयोटा के साथ मैंने खुद मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। यानी इस पूरी इक्वेशन को जो आपको नज़र आ रही है इसकी राइट हैंड साइड पे मैंने इसको मल्टीप्लाई करवाया है और डिवाइड भी करवाया है 2 अयोटा के साथ। क्योंकि मुझे ये नज़र आ रहा था कि ये मेरे पास सीरीज़ बन रही है किसकी, साइन की, और ये हमारे पास फार्मूलाज होते हैं एक्सपोनेंशियल फार्मूलाज। तो मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया 2 अयोटा के साथ। तो इसको 2 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करने से आप देखें जो बाहर वाला फंक्शन है वो 2 अयोटा टाइम्स ऑफ C1 आ जाएगा, और बाकी आपके पास जो ये वाला फैक्टर है जो मैं इसको इधर हाईलाइट कर रही हूँ, ये आपके पास फार्मूला बन रहा है साइन के ऑफ एक्स का, इसलिए मैंने नेक्स्ट टर्म में राइट कर दिया है साइन के ऑफ एक्स। अगेन मैंने 2 अयोटा आई सी को कांस्टेंट ए के साथ रिप्लेस कर दिया है, यानी ए को इक्वल टू, यानी 2 अयोटा सी भी कांस्टेंट ही था तो इसलिए उसको बड़ी वैल्यू को मैंने सिंपलीफाई करने के लिए या सिंपल करने के लिए कि वो इतनी बड़ी नज़र ना आए तो 2 अयोटा सी को मैंने रिप्लेस कर दिया एक और कांस्टेंट ए के साथ। तो इस तरह मेरे पास जो इक्वेशन नंबर 5 नज़र आ रही है आपको वो वैल्यू बन रही है इसकी फंक्शन की ए साइन ऑफ के एक्स के फॉर्म में। अगेन यहाँ पे जो ए है वो आपके पास एक जो है एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव फंक्शन कहलाता है, और इस तरह से ये आपके पास जो है इक्वेशन नंबर 5 है इसको एज इट इज़ रखेंगे और फर्दर इसका इस्तेमाल होगा। अगेन यहाँ पे ए जो है इक्वेशन नंबर 5 में विच इज़ नाउन एज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव फंक्शन।
नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, जो हमने प्रीवियसली मैंने कहा था आप इन इक्वेशंस को नाम दे लें। उन इक्वेशन में मैंने एक आपको इक्वेशन राइट की करवाई है, के स्क्वायर इज इक्वल टू 2me ओवर एच कट स्क्वायर, जो कि मैं इधर इसको हाईलाइट कर देती हूँ। ये देखिए आपको नज़र आ रही है के स्क्वायर 2me ओवर एच कट स्क्वायर। यहाँ से ई की वैल्यू निकाल लें। क्यों? क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़नी है, तो इसकी मैंने ई की वैल्यू निकाल के रख ली है, जैसे कि आपको यहाँ पे इक्वेशन नंबर 6 में नज़र आ रही है। एच कट स्क्वायर सिंपली उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2m इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 6 आपके पास आ जाएगी। अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे कंडीशंस अप्लाई करेंगे, जो कि पहले आपने वन कंडीशन अप्लाई की थी, मैंने आपको बता भी दिया था और हाईलाइट भी कर दिया था कि जस्ट वन इक्वेशन कंडीशन आप अप्लाई करेंगे। अब आप सेकंड कंडीशन भी अप्लाई करेंगे, यानी कि आपके पास इस तरह से जो आ जाएगी सेकंड कंडीशन। एल के लिए भी वैल्यू आपके पास फंक्शन की 0 ही होगी, तो इसलिए इसको आप इस तरह से ए साइन के एल यानी एक्स की जगह पे एल आ जाएगा और वो आपके पास इक्वल टू 0 होगा। इस तरह से ये बाउंड्री कंडीशन जो है अप्लाई कर दी है अगेन उसी इक्वेशन में। अब क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो आपके पास ये जो फंक्शन है ए एम्पलीट्यूड वो इक्वल टू 0 है, या फिर साइन के एल इक्वल टू 0 है। तो एम्पलीट्यूड तो इक्वल टू 0 हो ही नहीं सकता। अगर एम्पलीट्यूड ही इक्वल टू 0 तो इट्स मीन जो पार्टिकल है वो इनसाइड पाया ही नहीं जाता, वो उसके अंदर ट्रैप ही नहीं हुआ, तो वो हमारे पास पूरी फिजिक्स जो है वो फ्लॉप हो जाती है बिहाइंड द ट्रैप ऑफ द पार्टिकल। तो इस तरह से फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास एम्पलीट्यूड है वो इक्वल टू 0 नहीं है, जबकि साइन के एल का जो फंक्शन है वो इक्वल टू 0 हो सकता है। तो जब इस तरह से हम इसको पुट करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा, जब हम साइन इनवर्स को दूसरी साइड पे ये इधर आ जाएगा, के एल इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0। तो साइन इनवर्स ऑफ 0 हमारे पास पाई पे होता है, तो इसलिए पाई 2 पाई 3 पाई जो पाई की वैल्यूज़ हैं, तो इसलिए मैंने उसको इन जनरल के एल इक्वल टू एन पाई राइट कर दिया है। उसके बाद आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि इसकी यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, के इज इक्वल टू एन पाई ओवर एल, और इसको इक्वेशन नंबर 7 कह देंगे। दोनों साइड पर स्क्वायर ले लेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि स्क्वायर की वैल्यू। अब स्क्वायर लेने का मकसद क्या था, अब मैंने इन दोनों रिजल्ट्स को कंपेयर करना है कि इन दोनों रिजल्ट्स को, एक इस के स्क्वायर वाली वैल्यू को एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर एल वैल्यू को, और एक ये जो मैंने इधर पहले से पिछले स्लाइड में भी बताई है और मैंने इधर हाईलाइट भी की है, इन दोनों वैल्यूज़ को, इन दोनों रिजल्ट्स को मैं कंपेयर कर लूँगी। और कंपेयर करने से आप देखें कि ये मैंने जो है क्या किया है, कंपेयर करने से क्या होगा, आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो कैंसिल, एच कट की फर्दर वैल्यू कंपेयर होगी और वो आपके पास कट हो जाएंगी। इस तरह से हम एनर्जी की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने एन को डिफाइन कर दिया है इस इक्वेशन नंबर 7 के लिए, जो कि मैंने अभी बताया है कि आपके पास किन किन वैल्यूज़ के लिए एन इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन होगा, विच इज़ ऑर्डर ऑफ स्टेट्स, एंड एन इक्वल टू 0 इज़ नॉट अलाउड बिकॉज इट विल मीन्स के इक्वल टू 0। अगर कोई 0 वैल्यू होगी तो इट्स मीन कि हमारे पास के ही इक्वल टू 0 है, उससे के 0 होने से हमारे पास फंक्शन 0 होगा, और इसका मतलब है कि पोटेंशियल जो है वो इनसाइड जो है वो बिल्कुल 0 है, और पार्टिकल की एग्जिस्टेंस जो है वो हमारे पास जो है वो डाउटेबल हो जाएगी। तो इस तरह से वो आपके पास जो है 0 नहीं होगा, 0 वैल्यू अलाउड नहीं होगी किसी स्टेट के लिए, हमेशा 1 से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम दोनों वैल्यूज़ को जो है वो कंपेयर कर लेंगे। दोनों वैल्यूज़ जो मैंने अभी आपको बताई हैं, आप देख सकते हैं एन स्क्वायर पाई स्क्वायर 2me ओवर एच कट स्क्वायर और इधर एल स्क्वायर है। अब जब हम इनको कंपेयर करते हैं तो हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे सिंप्लीफाइड टर्म्स नहीं हो रही, तो यहाँ पे आप रिप्लेस कर दें एच कट स्क्वायर को उसकी वैल्यू से जो आपको साइड पर नज़र आ रही है, वेयर एच कट इज इक्वल टू एच ओवर 2 पाई। इस तरह से जब आप इस वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ से ई को साइड पर कर लिया है, क्योंकि मैंने बताया था हमने एनर्जी निकालनी है। ई को साइड पर कर लिया, बाकी तमाम वैल्यूज़ को दूसरी साइड पर मूव कर लिया, और यहाँ पे एच कट की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दूंगी, क्योंकि एच कट अगेन उसका स्क्वायर भी है, तो जब हम इधर इस वैल्यू का स्क्वायर लेंगे वो एच स्क्वायर आ जाएगा ओवर 4 पाई स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से कैंसल आउट जो होगा सिर्फ पाई स्क्वायर, और इधर से ये वाला पाई स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, और ई की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी इन एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर 8ml स्क्वायर। ये आपने पहले क्वांटम मैकेनिक्स 1 के अंदर भी स्टडी की होगी और 2 के अंदर भी, तो ये वैल्यू इस तरह से आती है। ये मैंने कंप्लीट इसकी डेरिवेशन आपको जो है वो क्लियर की है आज के लेक्चर में। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम इसको पुट कर देंगे, यानी इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 7 को यूज़ करेंगे। 5 और 7 क्योंकि पिछली स्लाइड्स में थी तो उनको दोबारा से उनका मैंने जो है रेफरेंस यूज़ कर लिया। आप देख सकते हैं 5 और 7 इक्वेशन आपके सामने डिस्प्ले हो गई हैं।
ई की एनर्जी जो है, एनर्जी वैल्यू, वो यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। अब हमें जो चाहिए इक्वेशन नंबर 7 और 5। 7 के अंदर जो मैंने पुट करनी है इक्वेशन नंबर 5, ये देखिए आप कैसे पुट करेंगे, यानी कि यहाँ पे ये जो के है इसकी जगह पे वैल्यू आएगी इधर। ये जो है पुटिंग इक्वेशन नंबर 7 इंटू इक्वेशन नंबर 5, यानी 7 की जगह पे मैंने 7 को पुट करना है इक्वेशन नंबर 5 के अंदर। के की जगह पे n पाई ओवर l को जब पुट करेंगे तो आप देखें जो आपको इक्वेशन नज़र आ रही है a साइन, उधर के की जगह पे n पाई ओवर l आपको नज़र आ रहा है। जब हम पुट कर देंगे आप देखेंगे कि ये आपके पास इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 6 जो कि पहले पिछली स्लाइड में थी तो उसका मैंने दोबारा से रेफरेंस यूज़ किया, विच इज़ इक्वल टू के स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 2m। और इसको हम जो है वो फर्दर आप इसको कह सकते हैं वेयर ई एन इक्वल टू, ये मैंने क्यों यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने के की जगह पे वैल्यू पुट करनी थी n पाई ओवर l, तो ये मैंने वैल्यू पुट कर दी है अब यहाँ पे डायरेक्टली। ये हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 8 है ये हमें अब अभी फर्दर चाहिए होगी, इसको आप यहीं पे स्टॉप कर लेंगे। इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूँगी क्योंकि ये लेक्चर बहुत लेंथी हो रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ तक इसको जो है वो कह लेंगे पार्ट 1 तक जो है इसको मैंने डिवाइड कर लिया है। नेक्स्ट जो है फिर अभी एक कुछ जो है हमें एक और फैक्टर चाहिए होगा बी की फॉर्म में, तो ये अभी कंप्लीट नहीं है। इक्वेशन नंबर 8 हमें उसमें चाहिए होगी, जबकि एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो वो यहाँ तक आपके पास कंप्लीट हो जाता है। इक्वेशन नंबर 6 में भी मैंने के की वैल्यू पुट की है n पाई l की फॉर्म में, तो ये के स्क्वायर था तो यहाँ पे भी n स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर l स्क्वायर आ जाएगा, और उस n स्क्वायर को मैंने साइड पर कर लिया। और बाकी जो ये पूरा फैक्टर है विच इज़ कांस्टेंट, तो इसको आप किसी और कांस्टेंट से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो एज अ होल ये आपके पास इसकी डेफिनेशन बन रही है वेयर ई एन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बन रहा है। अगेन हम कह सकते हैं वेयर एनर्जी इज क्वांटाइज इन द यूनिट्स ऑफ एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर 2ml स्क्वायर, यानी एनर्जी इन यूनिट्स में क्वांटाइज्ड होती है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर सॉलिड स्टेट फिजिक्स 2 के लिए, और ये अभी पार्ट 1 है इसका जो है। अभी ये टॉपिक लेंथी था तो अभी चल रहा है, तो ये वो मैंने फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको कंप्लीट करूँगी। जहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कुछ डिस्कस करना हो, मेरे से ज़रूर पूछिएगा। आपको लेक्चर किस तरह का लगा है आप मुझे ज़रूर बताया कीजिए। इसके अलावा मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर कीजिए और जो है वो कमेंट ज़रूर किया कीजिए। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।